सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनमोल व्यास है। मैं मध्य भारत से प्रांत सह मंत्री हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य भारत द्वारा महापुरुषों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें एक एक करके हम ऐसे महापुरुषों के बारे में जान रहे हैं जिनने अपना सर्वस्व देश के लिए लगा दिया, एवं ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने भविष्य की चिंता किए हुए बिना अपने जीवन को देश के लिए अर्पण कर दिया। हम ऐसे ऐसे महापुरुषों के बारे में इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए आज ऐसे महापुरुष के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें जनता द्वारा लोकमान्य के नाम से जाना गया। लोकमान्य अर्थात वह जो लोगों द्वारा चयनित किया गया हो। लोकमान्य अर्थात वह जो लोगों ने जिसको अपना नेता चुना हो। ऐसे महापुरुष श्री बाल गंगाधर तिलक जी, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। श्री बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1956 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। वे बचपन से ही कुशार्ग बुद्धि के थे। उनका बचपन का नाम केशव था एवं वही नाम उनके दादाजी का होने के कारण उन्हें सभी लोग बाल कह के पुकारते थे। बाल के नाम से ही उनका आगे नाम बाल गंगाधर तिलक पड़ा। उनकी माता का नाम पार्वतीबाई था एवं पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र था। बालक केशव बचपन से ही कुशार्ग बुद्धि के थे एवं निडर और साहसी थे। उन्होंने बचपन से ही महान क्रांतिकारियों के किस्से सुन के रखे थे। वे अपने दादाजी के संग बहुत समय व्यतीत करते थे और उनके जन्म के ठीक 1 वर्ष बाद ही भारत की आजादी की पहली नींव रखी गई थी, अर्थात 1857 की क्रांति शुरू की गई थी। बालक केशव ने बचपन से ही अत्यंत साहसी गुणों के कारण उन्होंने कई ऐसे कारनामे भी किए थे जिनको देखकर उनकी महानता का परिचय लगाया जा सकता है। उनके कुछ इसी प्रकार के किस्से आज हम चर्चा में करेंगे कि एक बार की जब बात है, बालक केशव अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि कुछ शरारती बालक मूंगफली खा रहे थे और उन्होंने देखा कि शरारती बालक मूंगफली खाते खाते मूंगफली का कचरा उस क्लास में ही फेंकते जा रहे थे। तो बालक केशव ने उसको देखा और वे अपने स्थान पर आके बैठ गए। वे बैठे इतने में ही शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने ये सब देखा और वो बहुत क्रोधित होते हुए बोले कि ये सब किसने किया है, सब खड़े हो जाओ। और वे सबको दंड देने लगे। उन्होंने सबको 2-2 छड़ी मारना शुरू किया। लेकिन जब वे बालक केशव के पास आए, तब वे बालक के पास आए, उन्होंने कहा कि आप हाथ आगे करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हाथ आगे नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरा अपराध नहीं है और मैं किसी और के अपराध के लिए स्वयं दंड लूं ऐसा मैं व्यक्ति नहीं हूं। मेरे परिवार द्वारा मुझे जो शिक्षा दी गई है कि मैं हमेशा कभी भी अन्याय के लिए स्वीकार नहीं करता हूं और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तब उनसे कहा गया कि यदि आप अभी अपने हाथों को आगे नहीं करते हैं तो आपको इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बालक केशव ने बहुत ही निडरता पूर्वक कहा कि आप बेशक मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन सत्यता के लिए मैं बिल्कुल भी अपने हाथ आगे नहीं करूंगा। इस पर शिक्षक क्रोधित होकर उनसे बोले और उनके परिवारजनों को बुलाया। उनके पिताजी जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से आपके बालक ने हमसे अभद्रता की है। तो पिताजी पहले तो पूरी बात को सुने और फिर वो बोलते हैं कि मुझे मेरे बालक पर पूर्णतः विश्वास है और ना ही मैंने अपने बालक को किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे दिए थे और ना ही मेरे बालक को बाहर की चीजें पसंद हैं और वह किसी और के अपराध को स्वयं ग्रहण करे, ऐसी हमने उसको शिक्षा नहीं दी है। आप चाहें तो उसको स्कूल से निकाल सकते हैं। जब उनके पिताजी ने इस तरीके के वाक्य कहे तो बालक के अंदर अब एक ऐसा साहस जागा और उन्होंने उस समय ही एक ऐसा निर्णय लिया कि मैं सदैव अन्याय के विरोध में लड़ूंगा। और यह पूरे बात को सुनकर शिक्षक भी शर्मिंदा हुए। इसी प्रकार की एक उनके जीवन की यह सीख हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरे के अपराधों के लिए स्वयं दोषी नहीं होना चाहिए और यदि वे उस समय पिट जाते तो वे यह निश्चय हो जाता कि वे आगे आने वाले समय में कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। बालक कि बचपन से ही उन्होंने एक और उनकी कहानी है एक छोटी सी कि जब वो छोटे थे तो उनके मन में बहुत ही खेलने की जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने क्या किया, उनका कोई मित्र नहीं था उस समय उनके पास, तो उन्होंने एक खम्मे को अपना मित्र बनाया
और खम्भे के पास बैठकर खेल खेलने लगे। उन्होंने चौपर खेला और सीधे हाथ से खम्भे की चाल चलते और उल्टे हाथ से स्वयं की चाल चलते। जब वह इस खेल को उनकी दादी बहुत गहराई से देख रही थी और जब वो खेल का अंत हुआ तो बाल गंगाधर तिलक जी हार चुके थे और इस बात को देखकर दादी जी बहुत मतलब हंसी हुई और हंसती हुई बोली कि आप एक खम्भे से भी नहीं जीत पाए, आप में इतना भी गुण नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मैं अपने सीधे हाथ से खम्भे की चाल चल रहा था और अपने उल्टे हाथ से स्वयं की चाल चल रहा था, इसलिए मेरी हार निश्चित हुई है। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया आप पे कितना भी हंसती है, उसका ठीक प्रश्न का उत्तर अपने पास होना चाहिए। यदि आप दुनिया की हंसी से निराश हो जाते हो तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से जब वे अपनी कक्षा में थे, उनको गणित का विषय बहुत ही प्रिय था। वे सदैव गणित के लिए पूरे विद्यालय में अव्वल आया करते थे और गणित के लिए सभी शिक्षक उनसे बहुत प्रेम करते थे और वे चाहते थे कि हमारा शिष्य बाल गंगाधर तिलक ही जैसा हो। तब उन्होंने एक बार की घटना है, उनकी परीक्षा चल रही थी तो उनके कुछ मित्र थे, उनके कुछ मित्रों ने उनसे कहा कि आप परीक्षा में कठिन सवालों को हल क्यों कर रहे हैं, आप चाहें तो सरल सवालों को हल करके उसमें ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, कठिन सवालों में समय व्यर्थ क्यों करते हैं। तब इस पर बाल गंगाधर तिलक जी ने बहुत ही प्रिय उत्तर दिया। उन्होंने कहा यदि हम कठिन सवालों से इसी प्रकार दूर भागते रहे और सरल सवालों की तरह आगे बढ़ते रहे तो हम जीवन में कुछ नहीं सीख पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपनी पढ़ाई केवल अंक लेने के लिए नहीं करता हूँ, मैं कुछ सीखने के लिए करता हूँ और कठिन सवाल मुझे वो सब सिखाते हैं जो सरल सवाल शायद सबको नहीं सिखा पाते। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी के जो मित्र थे वे सदैव उनसे गणित के बारे में जानते रहते थे और वे हमेशा गणित में अव्वल आते रहते थे। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना जीवन में विद्यालय की परीक्षा मेधावी विद्यार्थियों में की श्रेणियों में उनका नाम आता था। बाल गंगाधर तिलक जी का जो विवाह था वो 15 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया। उनका विवाह एक 10 वर्ष की कन्या सत्यभामा के साथ हुआ। वे उनके कुछ महीने बाद ही उन्हें ऐसा लगने लगा कि यह गलत है और इस तरीके का बाल विवाह जो है वो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वो बाल विवाह के कट्टर विरोधी भी थे। उनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी का देहांत हो जाने के कारण वे बहुत निराश हुए, किंतु उन्होंने अपनी परीक्षा में किसी भी प्रकार की असफलता नहीं दर्शाई और उत्तीर्ण होके वे कॉलेज की परीक्षा के लिए आगे बढ़े। उस समय उनका पालन पोषण उनके चाचा चाची कर रहे थे। उनको प्रारंभ में तो कॉलेज के लिए 4 मील दूर चलकर जाना पड़ता था, किंतु बाद में उन्होंने वहां के हॉस्टल में ही प्रवेश ले लिया। हॉस्टल में प्रवेश लेते समय उनकी स्थिति थोड़ी ठीक ना होने के कारण वे शारीरिक से भी बहुत कमजोर थे। उनके कमजोर होने के कारण उन्होंने ऐसा ठाना कि क्यों ना मैं अपने शरीर को मजबूत बनाऊं, तो उन्होंने नियमित व्यायाम, सही खान पान और तैराकी और घुड़सवारी जैसे चीजों को करके उन्होंने अपना शरीर बहुत मजबूत बनाया, जिसके चलते आगे जो छात्र थे हॉस्टल के वो उनको मिस्टर डेविल के नाम से भी पुकारते थे। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि बाल गंगाधर तिलक जी का एक और नाम था जिसको मिस्टर डेविल कहा जाता था। और वे अपनी पढ़ाई जब करते थे, जब सभी छात्र पूरे हॉस्टल में सो जाते थे, उसके बाद वे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते थे, इसलिए उनको मिस्टर ब्लंट भी कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक जी अपने कॉलेज के समय में भी बहुत होशियार थे और कई शिक्षक उनके पास आकर उनसे ये चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक हमारे पास आकर ही पढ़े। और उनमें से कुछ प्रमुख जो विदेशी शिक्षक थे, विलियम वर्डवर्थ, जिनको सभी जानते हैं कि वो एक महान कवि थे, वे भी बाल गंगाधर तिलक को बहुत प्रेम करते थे और वे हमेशा मतलब अव्वल जो छात्र होते हैं उन्होंने उनकी गिनती होती थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी जो पढ़ाई थी उसको 1876 में पूरा कर लिया था। बीए की उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और 1879 में उन्होंने बीए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जब वे एलएलबी की उनकी परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उनके कुछ मित्रों से उनकी वार्तालाप हुआ तो उनके मित्रों ने कहा कि अब हम आगे सरकारी नौकरी भी करने चाहिए। तब उन्होंने सबसे कहा कि मैंने बचपन में यह निश्चय किया था कि मैं किसी भी प्रकार से अंग्रेजी शासन का लिए काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं अपनी जो शिक्षा है, मेरी जो गुणवत्ता है, उसको मैं अपने देश के लोगों के लिए लगाऊंगा। ऐसा उन्होंने मन में निश्चय किया और उन्होंने यह भी ठान लिया कि मैं अपना जो भी कुछ होगा अब देश की सेवा के लिए मैं आगे बढ़ूंगा।
इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते गए और उन्होंने आगे जाकर अपने कुछ मित्रों के साथ, जिसमें गोविंद आगरकर जी, चपेलकर जी, नाम जोशी जी, इनके संग मिलकर एक न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि उस समय जो अंग्रेज शासन शिक्षा दे रहे थे, वह शिक्षा एक ऐसी शिक्षा थी जो हमें सदैव अंग्रेजों का गुलाम बनाए रखती। वह शिक्षा एक ऐसी शिक्षा थी जो भारतीयों के मन में कभी भी भारत के खिलाफ प्रेम भाव जागृत नहीं करने वाली थी। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी और उनके मित्रों ने मिलकर एक स्कूल ऐसा स्थापित किया और उस स्कूल में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आई, अंग्रेजी शासन द्वारा भी कठिनाई दी गई, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो स्कूल चलने लगा तो वहां उस समय के गवर्नर जो थे उन्होंने एक लेख लिखा और उन्होंने कहा भी कि यदि आज के समय में हम सरकारी स्कूल की तुलना और न्यू स्कूल इंग्लिश स्कूल की तुलना करें तो सर्वश्रेष्ठ न्यू इंग्लिश स्कूल होगा और इसमें निश्चय ही बाल गंगाधर तिलक जी का श्रेष्ठ योगदान भी रहा है। ऐसा कर कर बाल गंगाधर तिलक जी ने बचपन में जो सोचा था और उन्होंने जब अपनी शिक्षा प्राप्त करके जो उन्होंने सोचा था कि मैं चहुमुखी, वो चाहते थे कि चहुमुखी आंदोलन खड़ा हो। वे नहीं चाहते थे कि 1857 की क्रांति के जो असफल होने के कारण रहे वह कारण फिर से शुरू हो। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया था कि मैं हर वर्ग, हर श्रेणी, हर तरीके के लोगों में आंदोलन खड़ा करना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में ऐसा निश्चय किया था और उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करने के बाद यह सिद्ध भी कर दिया था। वे आगे अपने जीवन में उन्होंने सोचा कि न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना के बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना अब जनमानस तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। इसके लिए उन्होंने सबसे अच्छा उपयोग माना जो उस समय समाचार पत्र थे। उस समय जो समाचार पत्र थे वो केवल अंग्रेजी सत्ता के गुलाम थे। इसलिए स्वदेशी न्यूज़पेपर चालू करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा और केसरी नाम के 2 समाचार पत्र शुरू किए। मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता था और जो केसरी था उसको मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। उसमें बाल गंगाधर तिलक जी और उनके मित्रों ने खुलकर जिस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही थी, जो भारत को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से षड्यंत्र चलाए जा रहे थे, उनको उजागर किया और जन जन तक बाल गंगाधर तिलक जी ने खुद प्रतियां ले लेकर उन तक बांटी, जिनसे से ज्यादा लोग उन समाचार पत्रों को पढ़ने लगे और धीरे धीरे करके वह समाचार पत्र एक प्रकार से ज्वलंत अग्नि का काम करने लगा और घर घर में उन समाचार पत्रों का मतलब चयन होने लगा और उन समाचार पत्रों से सही नीति जो अंग्रेज जिस प्रकार से भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे वह भी जागरूक होने लगी। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी ने दूसरे वर्गों में भी अपना एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। इस प्रकार वे आगे एक उन्होंने अपना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का भी यही उद्देश्य था कि जिस प्रकार स्कूली छात्रों की शिक्षा में सुधार किया गया उसी प्रकार उन्होंने कॉलेज की शिक्षा में भी सुधार किया। उन्होंने सही जो हमारा इतिहास है सही तरीके से, और वे स्वयं उस सोसाइटी में इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और गणित को पढ़ाते थे और वे सदैव उन विद्यार्थियों को पसंद करते थे जो विद्यार्थी बहुत कमजोर होते थे या वे विद्यार्थी जो उनसे ज्यादा सवाल करते थे। उनका कहना था कि यदि आप विद्यार्थी हो, यदि आप कुछ सीख रहे हो तो जरूर आप सवाल करिए, यदि आप सवाल नहीं करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि आप कुछ भी सीख नहीं रहे हैं। और वे विद्यार्थियों को उनको बहुत पसंद थे जो उनसे हमेशा सवाल करते रहते थे। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी की नारी शिक्षा को लेकर जो नीति थी, उनका कहना था कि नारियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। वे चाहते थे, वे जानते थे कि यदि नारी शिक्षित होगी तो भारत का निर्माण और घर का निर्माण करने में सक्षम होगी और नारी के कारण ही देश हमारा एक विद्यमान है। इसलिए वे सदैव नारी शिक्षा के समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने कई सभाएं भी की, इसके लिए उन्होंने कई जगह घर जा जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी का एक नया रूप सामने आया। वे कैसे एक विद्यार्थी से एक शिक्षक के रूप में उपस्थित हुए। उस समय बाल गंगाधर तिलक जी वकालत में भी आगे बढ़े। उन्होंने लगातार कई वकालत के केस लड़े, जिसमें उन्होंने एक केस में तो अंग्रेजी सत्ता को भी हरा दिया था। उस समय वे बहुत फेमस, मतलब एक बहुत विख्यात प्रसिद्ध प्राप्त वकील के रूप में सामने आए। उन्होंने एक केस लिया जिसका नाम था रमाबाई सदन केस। वे एक रमाबाई थी जो बहुत निर्धन थी और उनका विवाह बचपन में ही कर दिया गया था।
रमाबाई का विवाह बचपन में हो जाने के कारण उनके पिताजी का निधन हो जाने के बाद उनके कुछ समय बाद ही उनके पति का भी निधन हो गया था। रमाबाई मिशनरी स्कूल में जाकर उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया और रमाबाई ने एक आश्रम खोला जिसका नाम उन्होंने रखा शारदा सदन। तिलक जी को शुरू से ही ज्ञात था कि शारदा सदन में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वे सदैव अपने समाचार पत्रों के द्वारा उसकी जागरूकता को उजागर करते थे, लेकिन उनके पास कोई तथ्य ना होने के कारण वे सदैव हार जाते थे। लेकिन उनका वो शक था वो एक दिन यकीन में बदला जब साधना सदन में काम करने वाली एक महिला ने उनको पत्र लिखा और बताया कि किस प्रकार यहाँ पर हिंदू महिलाओं को उनके पूजा पाठ करने से रोका जाता है, उनको मंदिर जाने से रोका जाता है और उनको किस प्रकार उनका धर्मांतरण करने के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उन पे कैसे दबाव डाला जा रहा है। इस प्रकार की जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने उस पत्र को लेकर और रमाबाई के कुछ घोषणाओं को लेकर एक न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकाला और उस समय वो जो उनका समाचार पत्र में प्रकाशन था वो एक ऐसा साबित हुआ जैसे कि पूरे जन जन तक वो पहुंच पाया और जन जन में उस चीज़ की मतलब लोगों में रमाबाई के खिलाफ और साधना सदन के खिलाफ एक वोट जागी और उस समय वह इस केस को जीतकर एक उन्होंने अपना खुद की प्रसिद्धि फिर से एक संपूर्ण उनकी प्रसिद्धि केवल देश में ही नहीं विदेश में भी थी। इसके लिए एक न्यायाधीश का कथन था कि आप कोई आम वकील नहीं है, आप बहुत प्रसिद्धि प्राप्त वकील हैं, इसलिए आप को ऐसे लेख लिखना, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आपका बोलना एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है, इसलिए हम आपको दबाना चाहते हैं। इस प्रकार के उनसे तत्व भी कहे गए थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक समय में जब भारत में अकाल पड़ा था, भारत में लगातार अकाल पड़ने के कारण लगातार अकाल जब पड़ा था तो उस समय भारत 18 बार अकालों से ग्रसित हुआ था। उस समय लोकमान्य तिलक जी ने जन जन तक एक बात पहुंचाई, सभाएं लगाई और उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को खुले में चुनौती दी कि यदि आप ये सब को सही नहीं कर सकते हैं और आप इस समय लगान को माफ नहीं कर सकते हैं तो आप इस देश को छोड़ के चले जाइए। और इस तरीके की भावनाओं को लेकर जब अंग्रेजी सत्ता उन पर प्रभाव डालने लगी तो वे घर घर जाकर इस चीज को बताने लगे। उन्होंने किसानों के बीच में कुछ स्वयं सेवकों को लेकर स्वयं से काम किया और लोगों को अकाल के समय में बहुत मदद दी। उस अकाल के समय में मदद देने के कारण ही वे इतने प्रसिद्धि प्राप्त हुआ कि उनके पूरे भारत में उनको सभी लोकमान्य के नाम से जानने लगे। लोकमान्य अर्थात आपको पता है कि लोकमान्य जो लोगों द्वारा चयनित किया हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जो लोगों ने खुद चुना हो, ऐसा व्यक्ति को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। भारत में उस समय में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और कुछ समय बाद ही बाल गंगाधर तिलक जी ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। बाल गंगाधर जी ने जब कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण सभाएं भी ली और उनका जो व्यक्तित्व था वो एक उग्रवादी स्वभाव का उठकर आया। उस समय कई ऐसे नेता थे जो उनको पसंद नहीं करते थे, जिनमें से प्रमुख नाम महात्मा गांधी जी का भी है कि उनको उनकी नीतियां सही नहीं लगती थी, किंतु तिलक की नीतियां उस समय में बहुत प्रासंगिक थी और वे जानते थे कि यदि हमें अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ कर फेंकना है तो हमें उनके विरोध में खड़ा होना होगा, उनके साथ नहीं। हमें उनकी बात ना मानते हुए उनका विरोध करना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हम उनसे लड़कर ही अपने भारत को आजाद करा सकते हैं। और वे ये भी जानते थे कि वे किस तरीके से चहुमुखी आंदोलन की जो नींव रख चुके थे उसमें किस तरीके से प्रभाव आने वाला था। वे 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ तब तिलक जी ने कुछ विचार रखे। उनके विचारों से नरम दल बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। नरम दल अर्थात गांधी जी, नेहरू जी आदियों का दल, और गरम दल अर्थात उस समय में जो तिगड़ी थी, आप सभी जानते होंगे, लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। ये लोग जब नरम दल और गरम दल में इस चीज की बहस छिड़ी तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ। कांग्रेस का बंटवारा उग्रवादी एक समूह बना जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी प्रमुख रूप से थे। उन्होंने अपनी उस समय में कई सभाएं की। उन्होंने उस समय में घर घर जाकर प्रत्येक बार और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इसके चलते उन्होंने कई बार ऐसा भी किया कि उन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी कि यदि आप नहीं सुधरे तो हम पूरे समूह को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अंग्रेजों ने जब ये सब देखा तो अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए और अंग्रेज ये जानते थे कि अंग्रेजी सत्ता भी ये जानते थे कि यदि बाल गंगाधर तिलक जी लगातार
इस तरीके का संघर्ष करते रहे तो हमारा जो सत्ता है वो जल्दी ही उखड़ जाएगी। तो इसलिए 1908 में उनको एक राजद्रोह का केस लगा दिया गया, एक षड्यंत्रकारी केस था और उनको भारत से बाहर निष्कासित कर दिया गया, जिसके कारण वो यदि भारत में नहीं रहेंगे तो कोई भारत में वो आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएंगे। उनको मांडले की जेल में रखा गया और मांडले की जेल में उनको इतनी यातनाओं में रखा गया कि उनको जूट से रस्सी बनाने का काम दिया गया और उनको भोजन भी एक पूरे दिन में एक बार दिया जाता था और वो भी उसमें भी वो प्याज डालकर देते थे। अंग्रेज सत्ता जानती थी कि ये कट्टर ब्राह्मणवादी परिवार से हैं तो ये प्याज का सेवन नहीं करते, इसलिए कई बार बाल गंगाधर तिलक जी भूखे रहते थे, कई बार बाल गंगाधर तिलक जी रूखी रोटी खाकर रहते थे। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी का वो संघर्ष रहा। बाल गंगाधर तिलक जी ने उस संघर्ष काल में ही 400 पन्ने की गीता रहस्य नाम की एक प्रमुख किताब लिखी, जिससे पूरा विश्व मतलब भली भांति परिचित है। आप सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने उस समय इतने षड्यंत्र मतलब इतने सब होने के बाद भी अपना जो उनका देश सेवा का लक्ष्य था और जो उनका एक उनका वचन था, उन्होंने उससे कभी भी निडरता, कई बार अंग्रेजी सत्ता ने उसको बोला कि आप यदि लिख के दे दें कि आप ये सब काम फिर से नहीं करेंगे तो हम आपको अभी छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वे जब रिहा होकर आए और जब उन्होंने स्वदेश वापसी की तब उनका हर वर्ग ने, हर श्रेणी और हर सभाओं में स्वागत हुआ और इतना स्वागत हुआ कि पूरे भारत में उनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी उस समय में जब वे भारत लौट कर आए थे और उन्होंने मंच से अंग्रेजी सत्ता को यह बताया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। और जब अंग्रेजी सत्ता को उन्होंने ये बोला तो उस समय अंग्रेजी सत्ता ये समझ चुकी थी कि हम अब ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। उन्होंने भारत में जागरूकता लाने के लिए गणेश महोत्सव भी शुरू किया। गणेश महोत्सव का कारण यह था कि जिससे सभी में प्रेम भाव आए, प्रेम भाव होने के कारण सब एकता आएगी। और उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव भी शुरू किया था। शिवाजी उत्सव का उनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हिंदुत्व का वीर जो साहस वाला भाव होता है वो जागृत हो, फिर से हम में वो ज्वाला उत्पन्न हो जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए जरूरी है। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी ने संपूर्ण वर्गों में संपूर्ण वर्गों में एक प्रकार से जो ज्वाला होती है वो उत्पन्न कर चुके थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने उस समय में होम रूल लीग जो होता है, होम रूल लीग की उन्होंने मतलब सभी जगह प्रकाशन किया। होम रूल लीग में वो उन्होंने एक टीम बनाई और वे टीम के माध्यम से प्रत्येक गांव में जाकर आज़ादी के स्वतंत्रता के तरीके सभी को बताते थे कि किस तरीके से हम आज़ाद हो सकते हैं और सही बात जो होती थी वो सब उनको बताते थे, जिससे लोगों में जगह जगह उन्होंने जाकर बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र इत्यादि आदि शहरों में उन्होंने जाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। इतना बड़ा आंदोलन था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका मांडले जेल में उनको जो यातनाएं दी गई थी उसके कारण उनका शरीर इतना दुर्लभ हो चुका था कि उनके शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए थे। उन रोगों के कारण ही किंतु वे घर पर नहीं बैठे, वे लगातार संघर्षरत रहे। उन्होंने कहा मैं जितना भी जीवन जीऊंगा अपने देश के लिए जीऊंगा, उन्होंने निश्चय किया और वे संघर्षरत रहते हुए दुर्भाग्यवश बंबई में 1 अगस्त 1920 को वो महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच से चला गया। वो महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच से चला गया जब इस बात की पता जब गांधी जी को पड़ा तो गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा है और नेहरू जी ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक बताया है। लेकिन अंग्रेजी सत्ता वह जानती थी कि यदि कुछ दिन और बाल गंगाधर तिलक जी रह जाते तो हमारी सत्ता नहीं बचती, इसलिए वे उन्हें अशांति का, भारत की स्वतंत्रता की अशांति का जनक कहते थे। अर्थात वो व्यक्ति जो भारत में एक स्वतंत्रता की नींव खड़ी कर सकता है। एक और बात है कि एक किस्सा है कि जब कांग्रेस पार्टी को अपनी सभाएं करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ रही थी, तब बाल गंगाधर तिलक जी जा चुके थे और गांधी जी ने जब सब जगह जो आर्थिक स्थिति की मदद मांगी तो उनको कई जगह से आर्थिक स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन जब गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से एक न्यास खोला और उन्होंने संपूर्ण भारत में उस न्यास के माध्यम से चंदा इकट्ठा किया तो सभी ने बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर इतना सहयोग दिया कि उस समय कांग्रेस पार्टी को 1 करोड़ और कुछ लाख रुपए प्राप्त हुए थे।
ये इतनी बड़ी रकम थी कि गांधी जी भी ये सोच में पड़ गए थे कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जो ना सिर्फ जीवित रहते हुए ना सिर्फ और चले जाने के बाद भी देश सेवा के लिए काम आ रहा है। वे इतने प्रभावित थे बाल गंगाधर तिलक जी से कि वे सदैव सोचते थे कि यदि बाल गंगाधर तिलक जी स्वयं रहते तो शायद भारत की आज़ादी कई समय पूर्व ही हो जाती। तो इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना जीवन अपने देश के लिए सर्वस्व खत्म निछावर कर दिया था और अपना पूरा जो उनका योगदान था और वो योगदान उनका बेकार नहीं हुआ। सभी जनमानस में जो जागृति का भाव वो लाए थे उसके चलते वे आगे बढ़े और हमने आज़ादी प्राप्त की। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी जैसे महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ और ऐसे महापुरुषों के लिए कुछ वाक्य हैं कि भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे महापुरुषों को मेरा नमन है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने सुना। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।